सर्वोदय क्लासेस के YouTube चैनल पर एक बार मैं फिर से हाजिर हूं विद्यार्थियों। आज हम एक नए टॉपिक के साथ फिर क्लास शुरू करेंगे और उम्मीद है आपको मेरी क्लासें पसंद आ रही होगी। उम्मीद है आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिल रहा होगा, ऐसी मैं उम्मीद आपसे करता हूं। तो आज हमारा जो टॉपिक है विद्यार्थीगण वो है हमारी संसद का यानी पार्लियामेंट के बारे में आज हम पढ़ेंगे। मैंने अपने वैसे मुझे 18 साल से टीचिंग का अनुभव है और लगभग 10 साल से मैं कोचिंग में पढ़ा रहा हूं, वो भी अपनी खुद की कोचिंग में। तो मैंने महसूस किया है कि ज्यादातर जो विद्यार्थी हैं वो भारत की राज्य व्यवस्था के बारे में बहुत कम जानकारी रखते हैं। ऐसा इसलिए पता नहीं, प्रचार नहीं होता, बच्चे रुचि नहीं लेते। लेकिन आप अपने आप से पूछिए कि क्या आप अच्छे से राज्य व्यवस्था को समझ पाते हैं? क्या लोकसभा होती है, क्या राज्यसभा होती है? कई विद्यार्थी तो राज्यसभा को राज्य में बताते हैं कि राज्यों में तो सभा होती है और राज्यसभा है, और वो लोकसभा पता नहीं दिल्ली में होगी कहीं। तो इस चीज को इस तरह से नहीं तय कर सकते हम, क्योंकि अगर कंपटीशन के विद्यार्थी हैं हम, तो हमें हर चीज की जानकारी होना जरूरी है। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों का ये जो संशय है वो दूर हो जाए और आप बहुत कुछ नया सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते। आज हम पढ़ रहे विद्यार्थियों भारत की संसद के बारे में। पहले मैं थोड़ी जानकारी दूं आपको संसदीय प्रणाली के बारे में। तो याद रखिए, भारत में शक्ति का स्रोत है जनता। कौन कहता है? ये कहता है हमारा संविधान, और संविधान में कहती है हमारी प्रस्तावना। हम भारत के लोग, अर्थात सारी जो शक्ति है वो जनता के पास है। जनता जिस प्रतिनिधि को चुनेगी वही शक्ति का उपयोग करेगा। तो चुना हुआ प्रतिनिधि जाएगा कहां? अपने घर पे बैठ के तो शक्ति का उपयोग कर नहीं पाएगा। तो याद रखिए, जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। हम संसद की बात कर रहे हैं, और ये चुने हुए प्रतिनिधि संसद में जाते हैं। और संसद के दो सदन हैं, एक सदन को हम लोकसभा कहते हैं, एक सदन को हम राज्यसभा कहते हैं। वैसे अगर हम ये सवाल करें कि संसद के अंग कितने हैं, तो विद्यार्थियों जब अंग की बात आ जाए तो हम कहेंगे संसद के अंग 3 हैं। कौन कौन? लोकसभा, राज्यसभा और देश का राष्ट्रपति। लेकिन अगर सदन की बात करेंगे तो ये आप जानिए कि राष्ट्रपति सदन कैसे हो सकता है। तो सदन होंगे 2, लोकसभा और राज्यसभा। तो पहली चीज तो आप ये याद रखिए साथ में। और दूसरी ये कि जनता अपने प्रतिनिधि चुन के भेजती है संसद में, और संसद में जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वही देश की समस्त शक्तियों का उपयोग करते हैं। ऐसे समझ लीजिए, वित्तीय शक्तियां हैं, चाहे प्रशासनिक शक्तियां हैं, चाहे कानून बनाने की शक्ति है, चाहे किसी को हटाने की शक्ति है। तो भारत में जो पावर हाउस है वो है देश की संसद। सबसे बड़ा पावर हाउस वही है। प्रधानमंत्री शक्तिशाली नहीं है, राष्ट्रपति भी शक्तिशाली नहीं है, शक्तिशाली है देश की संसद। और संसद इसलिए शक्तिशाली है क्योंकि उसको चुना है जनता ने। तो ये जो संसद होती है यही देश को चलाती है, इस तरह से हम कह सकते हैं विद्यार्थियों। और इस संसद का जो निर्वाचन होता है, जो पद्धतियां होती है इसकी काम करने की, आज उन पे हम चर्चा करना चाहते हैं। तो संसद के 2 सदन होते हैं, एवरीवन नोज। देखिए, एक सदन का नाम होता है राज्यसभा, एक सदन का नाम होता है लोकसभा। और संविधान के आर्टिकल 79 में कहा गया है देश की एक संसद होगी और उसके 2 सदन होंगे। द्विसदनीय जो व्यवस्था है उसकी बात कर रहे हैं हम। तो द्विसदनीय व्यवस्था में जो पहला सदन हम बना रहे विद्यार्थियों, ये है आपका राज्यसभा, और दूसरा सदन जो हम बना रहे हैं वो है लोकसभा। तो मैं दोनों को कंपैरिजन करते हुए पढ़ाऊंगा आपको, ताकि दोनों में क्या अंतर है और किस तरह से दोनों अपना काम करते हैं, किस तरह से इनका निर्वाचन होता है, ये सब चीजें हम कंपैरिजन करते हुए पढ़ेंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा राज्यसभा से। तो उसके नाम, पहले मैं अनुच्छेद से चर्चा करता हूं। अनुच्छेद, तो देखिए सबसे पहले नोट कीजिए कि राज्यसभा का जो आर्टिकल होता है विद्यार्थियों, ये होता है अनुच्छेद 80। राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 80 में होता है, जबकि लोकसभा का गठन अनुच्छेद 81 में होता है। तो पहला अंतर तो दोनों के अनुच्छेद की बात कर ली हमने। दूसरा अंतर मैं कर रहा हूं, नाम की बात करूंगा कि दोनों के नाम में क्या फर्क है। राज्यसभा, लोकसभा, नोट कीजिएगा दोनों एक ही संसद भवन में देश में चलती है, जो राउंड राउंड बना हुआ है, एक में लोकसभा एक में राज्यसभा।
तो दोनों के नाम में जो फर्क आ रहा है उस नाम को समझते हैं पहले। तो चलिए, नाम राज्यसभा अर्थात यह है राज्यों का नेतृत्व करती है। राज्यसभा नेतृत्व किसका करती है? राज्यों का। इसका निर्वाचन कौन करता है? राज्य करते हैं, यानी कि राज्यों की विधानसभाओं से इनका निर्वाचन होता है, इसीलिए इसका नाम राज्यसभा है। जबकि लोकसभा की बात करें तो लोक का अर्थ है जनता। लोक का अर्थ है जनता, अर्थात ये जो सभा है वो नेतृत्व करती है देश की आम जनता का, और आम जनता का नेतृत्व करने की वजह से जनता से ही इसका नाम बन गया लोकसभा। ऐसी सभा जहां जनता का नेतृत्व होता है, ऐसी सभा जहां राज्यों का नेतृत्व होता है, और राज्यसभा वो लोकसभा। ध्यान दीजिएगा, ये जो नाम देने राज्यसभा और लोकसभा लिखे हैं, ये नाम 1954 में बदले गए थे। 1954 में। इससे पहले राज्यसभा को विद्यार्थियों राज्य परिषद कहा जाता था और लोकसभा को जनता का सदन कहा जाता था। बाद में 1954 में इनके नाम को बदला जाता है और नाम रखा जाता है राज्यसभा और लोकसभा। तो ये नाम में फर्क जो आ रहा है वो भी एक मेन कारण की वजह से आ रहा है। तो जो जिसका नेतृत्व करेगा उसकी सभा होगी। अब आगे बढ़ते हैं। नाम के बाद में बात करता हूं सदन की स्थिति क्या है। सदन किस स्थिति में है, यानी कि उसकी पोजीशन क्या है। तो पोजीशन की अगर मैं बात करूं तो राज्यसभा होता है विद्यार्थियों प्रथम सदन। प्रथम सदन, इसे मैं कह दूं द्वितीय सदन, इसे मैं कह दूं स्थायी सदन, अर्थात ये कभी भंग नहीं होता है, इसलिए स्थायी तौर पे कंटिन्यू चलता रहता है। और बिल्कुल सेम चीज अगर हम लोकसभा के लिए कहेंगे तो यहां नोट करना कि सारी चीजें बदल जाएंगी। लोकसभा होती है सॉरी यहां देखो, इसको द्वितीय सदन प्रथम सदन में करके हम इसे स्थायी सदन, द्वितीय सदन, उच्च सदन कहेंगे। थोड़ा सा इसे सुधारिए, उच्च सदन, द्वितीय सदन और स्थायी सदन। इसी तरह से आते हैं यहां पर, तो लोकसभा बन जाता है प्रथम सदन, दूसरी इसमें आ जाती है निम्न सदन, इसे हम कहते हैं अस्थायी सदन, और इसे ही हम कहते हैं लोकप्रिय सदन, जनता का प्रिय सदन। जनता का प्रिय अपने आप ही हो गया क्योंकि ये जनता का नेतृत्व कर रहा है। तो ये इनके नामों में फर्क आएगा। इससे जब आगे चलते हैं विद्यार्थियों, तो राज्यसभा का गठन कैसे होता है। तो सबसे पहले मैं चलिए गठन जब पहली बार हुआ था तब उसकी चर्चा कर लेता हूं। इसका गठन हुआ राज्यसभा की पहली बैठक होती है देश में 13 मई 1952 को इसकी पहली बैठक होती है। प्रथम बैठक इसकी भी 13 अप्रैल मई को ही होती है, लेकिन इसका जो गठन होता है वो 17 अप्रैल 1952 को होता है, और इसकी पहली बैठक भी 13 मई 1952 को होती है। प्रथम बैठक 13 मई 1952। ये तो स्टार्टिंग की बात है। अब अगला जो हम इनमें अंतर लेके चलेंगे वो देखिए क्या है। अगला अंतर हम ले रहे हैं विद्यार्थियों, वो ये है कि आज का हमारा टॉपिक थोड़ा लंबा होगा विद्यार्थियों, और इसे अच्छे से आप देखिए और समझिए ताकि आपका जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए, और मैं उम्मीद करूंगा आपको जरूर नया सीखने को मिलेगा आपको। इससे आगे मैं चलता हूं राज्यसभा के चुनाव या गठन कैसे होता है, गठन की प्रक्रिया की चर्चा करना चाहता हूं। राज्यसभा का गठन कैसे होता है, तो गठन के लिए क्या किया जाता है विद्यार्थियों, राज्यों की जो विधानसभाएं हैं, राज्यों की जितनी भी राज्यों की विधानसभाएं हैं, इन राज्यों से जो निर्वाचित सदस्य होते हैं राज्यों में, ये सदस्य क्या करते हैं, वोटिंग करते हैं। अर्थात राज्यों के सदस्य इसमें भाग लेंगे। कौन से? एमएलए भाग लेंगे। आप इस तरह से समझ लीजिए, सीधा सीधा फॉर्मूला ये होगा, एमएलए भाग लेंगे, और विधानसभाओं में सदस्य जो होते हैं वो सभी सदस्य इसमें भाग लेंगे। वोटिंग के जरिए वो एक राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन करेंगे, और जो निर्वाचन की जो प्रक्रिया होगी वो एकल मत संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व, इसी प्रतिनिधित्व के द्वारा इनका चुनाव होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखिए कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन एकमात्र ऐसा निर्वाचन है देश में जो खुला मतदान द्वारा होता है। खुला मतदान,
खुले मतदान का अर्थ होता है कि इसमें वोट देने वाला कैंडिडेट अर्थात एमएलए वोट डालने से पहले अपनी पार्टी के एक पदाधिकारी को मत पत्र दिखाता है कि उसने किसको वोट दिया है। जबकि आप सब जानते हो, अगर हम सरपंच या वार्ड पंच का वोट भी डालने जाते हैं विद्यार्थियों, तो वहां भी हम छुप कर डालते हैं, गुप्त मतदान करते हैं। भारत में मात्र एक ऐसा सदन है, राज्यसभा, जिसका निर्वाचन विद्यार्थियों खुले मतदान की प्रक्रिया द्वारा होता है और ये वोटिंग में भाग लेते हैं सभी राज्यों के एमएलए। तो राज्यसभा में कितने एमएलए यानी कितने भारत के विधानसभाएं भाग लेती है, चलिए मैं उनकी चर्चा कर देता हूं। तो भारत के 28 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश अर्थात भारत की 31 विधानसभाएं राज्यसभा के चुनाव में भाग लेती है। अगर इसको मैं डायग्रामिक तरीके से समझाऊं, कुछ विद्यार्थियों को हम समझ में आया, तो आप इस तरह से समझिए। अपना राजस्थान, और राजस्थान में आपने कितने एमएलए भेजे? आप कहोगे हमने 200 एमएलए भेजे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इन्हें किसने चुना? आपने कहा जनता ने चुना। आपने चुना एमएलए को, और एमएलए किसे चुनेगा? एमएलए चुनेगा राज्यसभा के सदस्य को। तो सीधा अर्थ यह भी हो सकता है कि राज्यसभा के सदस्यों को जो वोटिंग होती है विद्यार्थियों, वो जनता की प्रत्यक्ष न होकर अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है। राज्यसभा को सीधा भारत की जनता वोट नहीं करती है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, इससे आगे लेते हैं विद्यार्थियों, लोकसभा की चर्चा करते हैं, वहां गठन की प्रक्रिया की चर्चा कर रहे हैं। तो लोकसभा जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि जनता की सभा है। अब जनता की सभा है तो चुनेगी भी जनता। देखो, ये राज्यों की सभा थी तो किसने चुना? राज्यों ने चुना। राज्यों का अर्थ क्या हुआ? राज्यों की विधानसभा ने चुना। अब जब लोकसभा की ओर चलेंगे तो जनता की सभा है। अब पूरे भारत को 543 भागों में आप डिवाइड कर दीजिए, और प्रत्येक भाग को मैं कहूंगा एक संसदीय क्षेत्र। जैसे अपना नागौर एक संसदीय क्षेत्र है। याद रखिए, जिला वाइज नहीं होता है, इसमें जिले का कोई प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि आपको यह भी पता होना चाहिए विद्यार्थियों कि नागौर जिले में मेड़ता है, लेकिन मेड़ता के लोग जब वोट करेंगे तो वो संसदीय क्षेत्र जो उनका होगा वो राजसमंद होगा, ना कि नागौर। तो इसमें जिला कोई सीमा नहीं बनाता है, इसमें संसदीय क्षेत्र यानी पूरे भारत के 543 जो टुकड़े कर दिए, वो प्रत्येक टुकड़ा कहलाएगा संसदीय क्षेत्र। और वहां सभी पार्टियां अपना उम्मीदवार खड़ा करती है, चाहे वहां आप निर्दलीय चुनाव लड़वा लीजिए या फिर अन्य। तो इन 543 संसदीय क्षेत्रों में आम जनता यानी कि 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोग चुनाव में भाग लेते हैं। और ये जो चुनाव होता है विद्यार्थियों, ये प्रत्यक्ष होता है, और इसमें जो प्रतिनिधि, देखो यहां हमने लिखा है कि एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा होता है, लेकिन यहां की जो पद्धति होती है विद्यार्थियों, वो होती है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। इसका अर्थ क्या है? ये पद्धति ली गई ब्रिटेन से। इस पद्धति का अर्थ है विद्यार्थियों, अधिकतम वोट पाने वाला प्रतिनिधि ही विजेता माना जाएगा। यहां 50% प्लस 1 की आवश्यकता नहीं होती है। 100 में से अगर किसी आदमी को 20 मिले और बाकी लोगों को 20 नहीं मिले, किसी को 17, किसी को 18, मान लीजिए बाकी जो 80 वोट थे वो डिवाइड हो गए, किसी को 20 नहीं मिल पाए, तो नोट कीजिएगा 20 वाला ही विजेता माना जाएगा, और बाकी जो 80 लोग उस व्यक्ति के खिलाफ होते हुए भी वो आपका प्रतिनिधि होगा। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट की प्रक्रिया द्वारा ये चुना जाता है उम्मीदवार, प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, जहां जनता सीधा भाग लेती है। हमने अपने हनुमान बेनीवाल जी को जिस तरह से चुना है, वो प्रक्रिया आती है लोकसभा के सदस्य को चुनने की प्रक्रिया में शामिल होती है। इससे आगे लेता हूं मैं गठन की प्रक्रिया की बात विद्यार्थियों। राज्यसभा की हम बात करेंगे, तो एक एक चीज पे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, दोनों को कंपैरिजन करते हुए। तो राज्यसभा में मैं अगला पॉइंट ले रहा हूं, वो है सदस्य संख्या। तो राज्यसभा में सदस्यों की जो संख्या है उस पर चर्चा कर लेता हूं मैं।
तो इसमें अधिकतम संख्या हो सकती है विद्यार्थियों 250, ये तो अधिकतम है। और न्यूनतम की बात करें तो ये न्यूनतम का अर्थ है कि वर्तमान की बात करें तो 245 सीटें अभी है। और ये 245 सीटों को मैं डिवाइड करूंगा दो टुकड़ों में। 245 में से 233 सदस्य होते हैं विद्यार्थियों निर्वाचित, 233 का तो होगा निर्वाचन, और 12 सदस्यों का होगा मनोनयन। अब ये जो 12 सदस्यों का जो मनोनयन है कौन करेगा? आप कहोगे राष्ट्रपति करेंगे। मैं पूछूं किस क्षेत्र से करेंगे तो आप कहोगे कला है, समाज सेवा है, विज्ञान है, साहित्य है। इन सभी क्षेत्रों से राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं राज्यसभा में। और ये किसके कहने पे करते हैं? तो हम कहेंगे केंद्र की सरकार अर्थात मंत्रिमंडल की सिफारिश पर ये नियुक्तियां यानी मनोनयन होता है। और 233 जो निर्वाचित सदस्य हैं इन्हें फिर मैं दो टुकड़ों में डिवाइड करूंगा विद्यार्थियों। राज्यों से आते हैं 229 सदस्य, और केंद्र शासित प्रदेशों से राज्यसभा में सीटें आती है केवल 4 भी कहां से आती है? तो चलिए 4 को यहां देखिए। जो 4 केंद्र शासित प्रदेश से सीटें आई है विद्यार्थियों, ये आई है 3 दिल्ली से, और 1 सीट आती है पुदुचेरी से। तो इसका अर्थ हुआ कि जो बाकी जो बचे केंद्र शासित प्रदेश हैं, नोट कीजिएगा, यहां मैं अभी फिलहाल जम्मू कश्मीर की चर्चा नहीं कर रहा हूं, ये भी आपको यह समझना होगा। केंद्र शासित प्रदेशों से जो सीटें हैं उनको आप यहां पे बढ़ा के लेनी है आपको, क्योंकि यहां जम्मू कश्मीर को आप शामिल करेंगे। फिलहाल जो स्थिति है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो फिलहाल हम बात करेंगे तो बाकी बच गए जो केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर विधानसभाएं नहीं है, वहां के कोई प्रतिनिधि राज्यसभा में नहीं जाता है। तो राज्यसभा में इस तरह से सीटों का डिवाइडेशन होता है। अब चलिए लोकसभा में डिवाइडेशन कर देते हैं सीटों का। तो लोकसभा में सीटों का डिवाइडेशन जब करेंगे तो यहां अधिकतम सीटें हो सकती है विद्यार्थीगण 552। अभी वर्तमान में जो सीटों की संख्या है वो 545 डिवाइड इन 2 पार्ट, निर्वाचित और निर्वाचित आती है विद्यार्थियों 543, और मनोनीत होते हैं 2 एंग्लो इंडियन जो मनोनीत होते थे, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, अब नहीं होंगे, लेकिन फिलहाल मैं स्थिति को ये रख रहा हूं कि 545 होते थे, 2 मनोनीत होते थे जिनको एंग्लो इंडियन कहा जाता था, जिनको भारत का राष्ट्रपति आर्टिकल 331 में मनोनीत करता था। तो निर्वाचित जो सदस्य 543 है, इनको फिर 2 भागों में डिवाइड करूंगा मैं, राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से। ध्यान दीजिएगा मैं जम्मू कश्मीर को अपडेट इसमें नहीं कर रहा हूं, इसलिए जम्मू कश्मीर को आप अपडेट करके इसमें शामिल करेंगे। तो राज्यों से जो सीटें आ रही है वो 530 आ रही है, और 13 सीटें आ रही है केंद्र शासित प्रदेशों से। इस तरह से टोटल 543 सीटें, निर्वाचित 2 सदस्य मनोनीत। तो ये सीटों का डिवाइडेशन यहां पर आएगा। इसका अर्थ है राज्यसभा में 12, लोकसभा में 2 मनोनीत होते थे, तो टोटल संसद में 14 मनोनीत होते थे। लेकिन अब जब नया संशोधन आ जाएगा तो उसके बाद लोकसभा को हम यहां से हटा देंगे और मनोनीत सदस्यों की संख्या केवल 12 रह जाएगी। इसके आगे लेते हैं विद्यार्थियों, कार्यकाल की चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो मैं कहूंगा लगातार होता है, लगातार। क्यों? क्योंकि ये एक स्थायी सदन है। इसमें होता क्या है कि सदस्य आते हैं, हर सदस्य 6 वर्ष के लिए चुना जाता है, हर सदस्य 6 वर्ष के लिए चुना जाता है। तो ये बड़ा कंफ्यूज कर देता है विद्यार्थियों। सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होगा, लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल लगातार होगा, अर्थात कि कभी भंग नहीं होगी। तो जो सदस्य 6 वर्ष के लिए चुना जाता है उनमें से क्या किया जाता है, पहले सदन की पूरी सीटें नहीं भरी जाती है। सदन की शुरू में इसे समझ लीजिए कि अभी तो वर्तमान में तो पूरी भर जाती है, लेकिन जब स्टार्ट किया होगा तब ये पूरी एक साथ नहीं भरी गई होगी, केवल 1/3 सदस्य उस समय रहे होंगे। वर्तमान स्थिति में क्या होता है कि प्रत्येक सदस्य 6 वर्ष के लिए चुना जाता है या मनोनीत भी होता है, कार्यकाल 6 वर्ष हुआ, उनमें 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष बाद चले जाते हैं। और जैसे 1/3 सदस्य चले जाते हैं उनकी जगह 1/3 सदस्य नए शामिल कर लिए जाते हैं। तो एक चीज बताइए, एक क्लासरूम में 20 बच्चे बैठे हैं,
इनमें से अगर 10 बच्चे उठ के चले गए और फिर नए 10 बच्चे हमने भर्ती कर लिए, फिर 10 चले गए, फिर नए भर्ती कर लिए, तो ये प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होगी। सेम कंडीशन है, 1/3 जाते हैं, 1/3 नए सदस्य वापस आ जाते हैं और ये प्रक्रिया लगातार कंटिन्यू चलती रहती है। तो सवाल आता है राज्यसभा को कौन भंग कर सकता है? तो उत्तर होगा राज्यसभा को कोई भंग नहीं कर सकता। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? लगातार होता है। लेकिन राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? कहेंगे 6 वर्ष होता है। लोकसभा की स्थिति की बात करें तो लोकसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष होता है। लोकसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष माना जाता है, लेकिन 5 वर्ष से पूर्व भी यह भंग हो सकती है। पॉसिबल है। कौन भंग कर सकता है? भारत का राष्ट्रपति। किस आर्टिकल में? 85 में। किसके कहने पर? केंद्र के मंत्रिमंडल के कहने पर। और अगर देश में स्थितियां इमरजेंसी जैसी हो तो लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया भी जा सकता है। ये 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, ये भी पॉसिबल है। तो ध्यान ये रखना है कि लोकसभा का कार्यकाल जितना होगा, चाहे 5 होगा, चाहे 5 से पहले होगा, चाहे 5 से ज्यादा होगा, उतना ही कार्यकाल सदस्य का होगा। उतना ही कार्यकाल सदस्य का होगा। तो अगर परीक्षा में सवाल आ जाए लोकसभा का कार्यकाल कितना, तो हम सीधा सीधा लिखेंगे 5 वर्ष, क्योंकि वो एक सामान्य स्थिति में 5 वर्ष होता है। तो ये दोनों की कार्यकाल की बात हो गई। अब मैं लेता हूं अगला पॉइंट, इनके सदस्यों की योग्यता की चर्चा करता हूं थोड़ी। तो चलिए योग्यता की चर्चा कर लेते हैं। राज्यसभा में मुझे सदस्य बनना हो तो मुझ में क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? तो सबसे पहले मुझे भारत का नागरिक होना जरूरी है। भारत का नागरिक बिना तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा, राजनीतिक पद प्राप्त नहीं कर पाऊंगा, ना नौकरी कर पाऊंगा गवर्नमेंट की। और मेरी आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। ये न्यूनतम आयु का फंडा इसमें 30 साल का है। और बाकी में दिवालिया, पागल या किसी लाभ के पद पे ना हो, ये अन्य शर्तें इसमें और आती है। दिवालिया ना हो, पागल ना हो और किसी लाभ के पद को धारण ना करता हो। लोकसभा में जब मैं बात करता हूं योग्यता की, तो भारत का नागरिक होने वाली योग्यता तो सेम है कि भैया आपको भारत का नागरिक होना पड़ेगा। केवल इसमें फर्क रह जाता है केवल और केवल एज का, 25 वर्ष। लोकसभा में 25 वर्ष और राज्यसभा में 30 वर्ष। केवल एज फैक्ट रहेगा, बाकी चीजें सेम रहेगी। तो फिर एक सवाल दिमाग में आया कि प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु क्या है? तो प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु सिर्फ 25 वर्ष है। अर्थात जो व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता है वो देश का प्रधानमंत्री बनने की योग्यता भी रखता है। ऐसा हुआ नहीं कि 25 की उम्र में कोई प्रधानमंत्री बने हो। चलिए एक सवाल छोड़ देते हैं आपके लिए। सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री बनने वाले भारत के जो प्रधानमंत्री थे, सबसे कम आयु में जो प्रधानमंत्री बने, उनका नाम आप मुझे बताइएंगे। ये आ गई बात हमारी योग्यता की। अब मैं आगे चलूं योग्यता के बाद। तो राज्यसभा में होते हैं विद्यार्थियों पदाधिकारियों की चर्चा करूंगा थोड़ी सी। पदाधिकारी, पदाधिकारी का अर्थ है सभापति और उपसभापति। तो आप सब जानते हो कि राज्यसभा का जो सभापति होता है वो देश का उपराष्ट्रपति होता है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जबकि इसमें एक चुना जाता है विद्यार्थियों उपसभापति। और इस उपसभापति का जो चुनाव होता है वो सदस्यों में से किया जाता है। ये सदस्यों से चुने जाते हैं। तो पदाधिकारी सभापति हो गया, देश का उपराष्ट्रपति, उपसभापति का चुनाव कर लेंगे सदस्यों से। और फिर बात कर देता हूं पदाधिकारियों से जुड़ी हुई शपथ की। पदाधिकारी की शपथ की बात करें तो वाइस जो प्रेसिडेंट होता है वो शपथ ग्रहण करता है देश के राष्ट्रपति से, प्रेसिडेंट से। लेकिन जो उपसभापति होगा विद्यार्थियों, यह शपथ ग्रहण नहीं करेगा। पूछो क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये एक सदस्य के रूप में ऑलरेडी शपथ लिया हुआ है। सदस्य के रूप में शपथ पहले से ग्रहण कर चुका है, इसलिए दोबारा शपथ ग्रहण नहीं करेगा। उधर जाऊं लोकसभा की तरफ। चलो पहले काम और कर देता हूं। इस तो शपथ दिलवा दी, इस्तीफा दिलवा देता हूं। पदाधिकारियों की इस्तीफे की बात कर लेता हूं। तो याद रखिए उपराष्ट्रपति जो होगा यानी सभापति होगा वो तो इस्तीफा किसे देगा? राष्ट्रपति को। और जब उपसभापति को इस्तीफा देने की अगर बात आ जाएगी तो उपसभापति किसे दे देगा? सभापति को, अर्थात उपराष्ट्रपति को इस्तीफा देगा। तो ये 3 चीजें इसमें देखो कैसे बढ़ेंगे। और शपथ और इस्तीफे की बात सेम चीज। उधर चलते हैं लोकसभा की तरफ। पदाधिकारी की चर्चा करते हैं। तो पदाधिकारी में एक होता है अध्यक्ष,
एक होता है उपाध्यक्ष। जो अध्यक्ष होता है और जो उपाध्यक्ष होता है, दोनों का ही निर्वाचन सदस्यों से होगा। दोनों कहां से निर्वाचित होते हैं? उन्हीं सदस्यों से निर्वाचित होते हैं। और फिर दूसरी बात करूं मैं इनकी शपथ की, तो याद रखिए लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही शपथ ग्रहण नहीं करते हैं। अब बताओ, इन दोनों ने शपथ नहीं ली। क्यों नहीं ली? क्योंकि ये दोनों ही सदस्य के रूप में शपथ ले चुके होते हैं। बहुत अच्छा सवाल आता है। लोकसभा का अध्यक्ष किसके समक्ष शपथ ग्रहण करता है? किसी के समक्ष शपथ ग्रहण नहीं करता है। फिर मैं बात करता हूं इस्तीफे की, ये भी सवाल आता है। तो इस्तीफे में आप इतना सा याद रखो कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों एक दूसरे को इस्तीफा देते हैं। ईच अदर, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देगा और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देगा। तो ये पदाधिकारी की चर्चा हमने कर ली। इसके आगे लेते हैं विद्यार्थियों, पदाधिकारी के बाद मैं शामिल कर रहा हूं अगला पॉइंट। तो राज्यसभा में हम बात करेंगे शक्तियों की। शक्तियां, पावर। भाई राज्यसभा बनाई किसके लिए गई है? अगर बनाई गई है तो कोई शक्ति तो रखती होगी ना, बिना शक्ति के तो काम ही नहीं कर सकती। तो मैं पहले राज्यसभा की शक्ति की थोड़ी चर्चा कर दूं। तो आप शक्तियों में एक शक्ति याद रखेंगे, आर्टिकल 249, 249। और 249 के अंतर्गत आता है विद्यार्थीगण, राज्य सूची के विषय पर कानून बनाना। राज्य सूची के विषय पर कानून बनाना। वैसे राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति राज्यों के पास होती है, लेकिन संसद भी कानून बना सकती है। कब बना सकती है? जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हो, जब कोई राज्य ऐसी इच्छा प्रकट करे कि हां हमारे यहां पर आपको कानून बनाना है। तो जब भी राज्य के लिए कानून बनाएगी तो कौन बनाएगी? वही बनाएगी जो राज्यों का नेतृत्व करती है, अर्थात राज्यसभा बनाएगी। तो राज्यसभा क्या कर सकती है? राज्य सूची के विषय पे कानून बना सकती है। इसके लिए उसे बहुमत चाहिए 2/3। ये सवाल एक आईएएस के एग्जाम में पूछा गया है, तो सबको आईएएस बना ही देते हैं, थोड़ा लेवल अप कर देते हैं। तो 2/3 बहुमत से राज्यसभा राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। पॉइंट नंबर 1, यानी शक्ति नंबर 1। और इसकी दूसरी शक्ति में रखता हूं विद्यार्थियों, अनुच्छेद 312। और अनुच्छेद 312 में आती है अखिल भारतीय सेवाओं का गठन। अखिल भारतीय सेवाएं, और अखिल भारतीय सेवाओं के लिए भी इसे कितना बहुमत चाहिए? 2/3 बहुमत चाहिए। तो देखिए अखिल भारतीय सेवाएं क्या होती है, थोड़ी मैं उनकी चर्चा कर देता हूं। अखिल भारतीय सेवाएं विद्यार्थियों वर्तमान में 3 है। पहली है आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस, और आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ये दोनों सेवाएं जब हमारा संविधान बना तब शामिल थी, लेकिन आईएफएस को अखिल भारतीय सेवाओं की श्रेणी में 1966 में शामिल किया गया। तो अखिल भारतीय सेवाओं की छोटी सी परिभाषा दे देता हूं, इसे समझ लीजिए कि ये पूरे भारत की सेवाएं हैं। ये सेवाएं राष्ट्रपति के अधीन होती है। इनका सिलेक्शन करता है केंद्र, ट्रेनिंग करता है केंद्र, लेकिन इन सेवाओं के जो सदस्य होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, वो पूरे भारत के हर राज्य में सेवा देते हैं। और इस तरह की सेवाओं को अखिल भारतीय सेवाएं कहा जाता है विद्यार्थियों। और भारत में 3 अखिल भारतीय सेवाएं ऑलरेडी है। और इमेजिन करें कि कल कोई चौथी लोग ऐसी अखिल भारतीय सेवा की अगर आवश्यकता पड़ भी जाए, तो ऐसी अखिल भारतीय सेवा का गठन कौन करेगा? राज्यसभा करेगी। और किस आर्टिकल में करेगी? 312 में करेगी। ये 2 इंपॉर्टेंट शक्तियां रखती है राज्यसभा। फिर मैं शक्तियों में बात करूंगा लोकसभा की। तो लोकसभा क्या क्या शक्ति रखती है? देखिए सबसे पहला इसका आर्टिकल लिखता हूं मैं, 75(3). केंद्र की मंत्री परिषद, केंद्र की मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।
इसका सीधा सा अर्थ ये समझ लीजिए कि कोई सरकार तब तक सत्ता में रह सकती है जब तक लोकसभा में उसके पास बहुमत है। आप एक चीज और याद रखिए, राज्यसभा में किसी पार्टी को कितना भी बहुमत मिल जाए वो सरकार नहीं बना सकती। सरकार बनाने का काम लोकसभा का होता है, और लोकसभा में अगर कोई पार्टी सरकार बनाना चाहती है तो उसे कम 272 सीटों की आवश्यकता पड़ेगी। कम से कम 272 सीटें उसे चाहिए, तब जाकर वो सत्ता में रहने का अधिकार रखती है। अगर वहां 272 की जगह 71 भी हो गया तो समझ लीजिए सत्ता खिसक जाएगी, सत्ता छोड़नी पड़ेगी सरकार को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है, केंद्र की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो हम कहेंगे लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, आर्टिकल 75(3) में। और दूसरी शक्ति जो लोकसभा रखती है विद्यार्थियों, वो है धन विधेयक को लेकर। काफी अच्छा सवाल है, धन विधेयक जिसका आर्टिकल 110 है। और धन विधेयक हमेशा लोकसभा में पेश होता है। याद रखिए, बहुत अच्छा सवाल आता है, कई बार पूछा गया। हमेशा लोकसभा में पेश होता है, इसे कोई केवल मंत्री पेश कर सकता है। ये हमेशा राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत हो सकता है। और लोकसभा धन विधेयक को जब राज्यसभा को भेजेगी तो राज्यसभा उसे ज्यादा से ज्यादा 14 दिन रोक सकती है। ज्यादा से ज्यादा 14 दिन रोक सकती है, उसमें संशोधन करने की शक्ति राज्यसभा नहीं रखती है। तो सारा का सारा धन विधेयक की जो जितनी भी पावर है वो सीधी चली जाती है लोकसभा के पास। तो अनुच्छेद 110 लोकसभा की शक्ति आ गई। इससे आगे बढ़ेंगे विद्यार्थियों, तो राज्यसभा में अब हम पदाधिकारी की थोड़ी चर्चा करेंगे कि राज्यसभा में शुरू में कौन कौन आए थे। थोड़ी प्रथम वालों की बात कर लेते। तो देखिए, भारत की जो राज्यसभा है इसके प्रथम जो सभापति बने वो थे, आप सब जानते हैं, प्रथम सभापति एस राधाकृष्णन। प्रथम उपसभापति बनाए गए थे एस वी कृष्णमूर्ति राव। प्रथम सभापति, प्रथम उपसभापति। उधर चले, लोकसभा में प्रथम अध्यक्ष, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर, जो प्रथम अध्यक्ष थे। प्रथम उपाध्यक्ष बनाए गए थे M.A. आयंगर, अनंत सैनम आयंगर। ये लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष बनाए गए थे। अगर मैं चर्चा करूं वर्तमान की, तो देखिए वर्तमान में हम बात करने वाले हैं। तो वर्तमान में आप बताइए राज्यसभा के सभापति कौन है? आप कहोगे भारत के उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के सभापति हैं, अर्थात एम वेंकैया नायडू क्या है? राज्यसभा के सभापति हैं। और उपसभापति की जब मैं बात करूंगा तो उपसभापति कौन हो जाएंगे? हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण सिंह जो जेडीयू पार्टी के सदस्य हैं, जदयू जनता दल यूनाइटेड जो नीतीश कुमार की पार्टी है, उनके वो सदस्य हैं। तो ये वर्तमान में देश के सभापति और ये उपसभापति राज्यसभा के। चलिए उधर चलते हैं। लोकसभा में वर्तमान अध्यक्ष हैं, वर्तमान जो लोकसभा है विद्यार्थियों 17वीं है, और 17वीं लोकसभा की हम बात कर रहे हैं। तो 17वीं लोकसभा में अध्यक्ष हैं ओम बिरला। ओम बिरला वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष अभी तक विद्यार्थियों खाली स्थान पड़ा है, अभी भुजाए नहीं गए हैं। इधर आ जाते हैं वापस राज्यसभा की ओर। तो राज्यसभा में सदन के नेता कौन है? सदन के नेता का अर्थ समझ लीजिए विद्यार्थियों। कई बार विद्यार्थी गलती कर बैठते हैं, सदन के सभापति या अध्यक्ष को ही नेता समझ लेते हैं, लेकिन नहीं। सदन का नेता, फिर मैं रख देता हूं विपक्ष का नेता। सदन का नेता और विपक्ष का नेता दोनों जगह देखेंगे, लोकसभा में भी देखेंगे और राज्यसभा में भी देखेंगे। चलिए देखते हैं। तो सदन के नेता है विद्यार्थियों थावरचंद गहलोत। थावरचंद गहलोत राजस्थान अपने राज्यसभा में सदन के नेता का सीधा अर्थ है ये सरकार का नेतृत्व करने वाले नेता है। सरकार का नेतृत्व करने वाले नेता को सदन का नेता कहते हैं। और विपक्ष का नेता है गुलाम नबी आजाद, जो कांग्रेस के हैं। गुलाम नबी आजाद।
उधर चलते हैं तो सदन के नेता हैं लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी, याद रखिए, जब प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य होता है तो वही सदन का नेता हो सकता है, क्योंकि राज्यसभा में अगर नेता तो वो राज्यसभा में बनेंगे। क्योंकि आप ये सबका पता होना चाहिए कि जो पूर्व प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, वो कभी लोकसभा में नहीं गए, वो राज्यसभा में ही निर्वाचित होते थे असम से, और इस बार राजस्थान से निर्वाचित हुए। तो नरेंद्र मोदी सदन के नेता है लोकसभा में, और सदन में विपक्ष के नेता की मैं बात करना चाहूं तो विपक्ष के नेता भी ऐसे मान लीजिए खाली चल रहे हैं, क्योंकि विपक्ष का नेता बनने के लिए किसी भी सदन में कम से कम 10% सीटें लानी पड़ती है किसी भी पार्टी को। तो ये पार्टी किसी को मिली नहीं, लेकिन फिर भी कांग्रेस की ओर से जो नेतृत्व करते हैं वो अधीर रंजन चौधरी करते हैं, इसलिए मैं इनको विपक्ष का नेता नहीं कहना गलत हो जाएगा। अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस पार्टी है उनका नेतृत्व करते हैं लोकसभा में। इससे आगे मैं बढ़ रहा हूं तो ये आगे सदन के नेता और विपक्ष के नेता। अब थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे लोकसभा पर, या एक चीज और मैं आपको बता देना चाहता हूं, वो भी देख लीजिए। दोनों सदनों में कोरम की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। कोरम को हिंदी में कहते हैं विद्यार्थियों गणपूर्ति। गणपूर्ति का अर्थ होता है कि न्यूनतम सदस्य संख्या, न्यूनतम सदस्य संख्या जिसका होना आवश्यक है, अर्थात किसी भी बैठक को शुरू करने के लिए कम से कम लोगों की उपस्थिति आवश्यक होती है, और वो राज्यसभा में 1/10 है और लोकसभा में भी 1/10 है। यानी कि लोकसभा में अगर सदन की कार्यवाही शुरू करने के लिए कम से कम 55 सदस्यों का उपस्थित होना आवश्यक है, और राज्यसभा में कम से कम 25 सदस्यों का उपस्थित होना आवश्यक होता है। अभी देश में चल रही है विद्यार्थियों 17वीं लोकसभा, और 17वीं लोकसभा का गठन 2019 में हुआ। इसका कार्यकाल 2024 तक रहेगा। और एक चीज भी यहां पर थोड़ी शेयर कर दूं आपके साथ कि लोकसभा जो होती है विद्यार्थियों, इसके जो सीटों की मैं बात करूं तो ये जो सीटें अभी वर्तमान में हमारे लोकसभा में है, ये 1971 की जनगणना पर आधारित है, और इन सीटों में 2026 तक कोई बदलाव नहीं होगा। नो बदलाव, नो चेंज। दूसरी एक चीज और याद रखिए, सीटों की बात आ गई तो याद रखिए लोकसभा में एससी और एसटी को आरक्षण भी दिया गया है। एससी एसटी को आरक्षण दिया गया। एससी के लिए 84 सीटें और एसटी के लिए 47 सीटें आरक्षित है। इन सीटों पर केवल एससी और एसटी के कैंडिडेट ही चुनाव लड़ सकते हैं, अन्य जो कैटेगरी के जो लोग हैं वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो यहां ये नोट करने वाली बात ये होगी साथ में कि लोकसभा में ओबीसी को और महिलाओं को आरक्षण नहीं है। तो ये कुछ जानकारियां थी लोकसभा और राज्यसभा से जुड़ी हुई, संसद से जुड़ी हुई। और अब हमारा 2-3 सवाल जो आपको मैं दे देता हूं, आप ढूंढिए उनको। तो 17वीं लोकसभा में आप मुझे बताएंगे विद्यार्थियों महिला सदस्यों की संख्या कितनी है, और कोई आपको दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद करूं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। धन्यवाद।